दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य एवं संघ क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम राज्य एवं संघ क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा, तेलंगाना विधानसभा में सीटों की संख्या 119 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1957 को। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और इसी के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था जो कि 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। और आप जान लीजिए दोस्तों कि 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया है? तो याद रखिएगा 10 बार। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पहली बार 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, जबकि अंतिम बार 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक ये प्रभावी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यों के गठन का कालक्रम आपको बताना है। इसमें देखिए, गुजरात का गठन 1960 में, सिक्किम 1975 में, गोवा 1987 और तेलंगाना का गठन 2014 में किया गया था। और आप जान लीजिए, तेलंगाना सबसे लास्ट में अगर जो राज्यों की बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तो इस तरह से ये राज्यों के गठन का सही क्रम है। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। और दोस्तों अगर देखें तो जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना का गठन हुआ था तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 29, यानी 29 राज्य हो गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने से फिर से राज्य जो है 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। 3 दिसंबर 2019 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 26 जनवरी 2020 से। तो कुल मिलाकर अब जो एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जो पहले दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव करके 2 यूनियन टेरेटरीज थे, अब वो एक हो गए हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये है 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था? तो ये था जम्मू एवं कश्मीर को। और ये दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त था। लेकिन 6 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करके वहाँ भारतीय संविधान लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा,
उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड को 1963 में, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 में पूर्ण राज्य बना था भारत का, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में इसकी स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड का स्थापना वर्ष 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस अनुसूची को संशोधित किया जाएगा? तो उत्तर है पहली अनुसूची। और आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संघ में कोई नया राज्य अगर जो बनेगा तो पहली अनुसूची में संशोधन जरूरी है, क्योंकि अनुसूची 1 में भारतीय संघ में शामिल राज्य और उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, और जब कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो अनुसूची 1 में संशोधित कर उसका नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख जरूर करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश दोस्तों तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये 1956 में। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के स्वतंत्र होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, और 29 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, और इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दी थी, और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो ये कवरत्ती है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 9 अगस्त 2019। आप जान लीजिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी, और 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ था। और फिर से जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित राज्यों में विभक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा 5 अगस्त 2019 को, राज्यसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। और दोस्तों अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता? तो ये हैं सिंधी और संस्कृत। दोस्तों सिंधी और संस्कृत भाषा का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही भाषाएं 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल हैं। दोस्तों राज्य और संघ क्षेत्र के बाद आइए नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है किस प्रकार की नागरिकता? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को। और आप जान लीजिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वो है भारतीय। अमेरिका में संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता है। और नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किसमें? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी प्रोविजन से संबंधित है? तो यह है भाग 2। और भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसे है? तो ये संसद को प्राप्त है नागरिकता संबंधी जो नियम कानून बनाने का जो अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये है संसद। और संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ पर वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि भारत में नागरिकता जो है ये 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।
और हमारे साथी इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा दोस्तों भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा इन 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1955 यानी 1955 में। और दोस्तों अनुच्छेद 11 के अनुरूप पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। और आप जान लीजिए कि भारत के संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद जो है वो नागरिकता के अधिकार का विधि के द्वारा विनियमन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था? तो 1955 में। और भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के जो आधार हैं वो 5 हैं: जन्म द्वारा, रक्त संबंध द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के भारतीय क्षेत्र में सम्मिलन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है कब? तो यदि कोई नागरिक भारत का अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, नागरिकता का त्याग कर दे और नागरिकता से वंचित कर दिया जाए तो ऐसे में जो है नागरिकता समाप्त होती है। और नागरिकता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ये जन्म के आधार पर दोस्तों शिक्षा, धन संपत्ति या प्रधानमंत्री की कृपा पर नागरिकता नहीं अर्जित की जा सकती है। ये 5 प्रकार से जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के भारतीय क्षेत्र में सम्मिलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब नागरिकता के बाद आइए भारतीय संविधान के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और भारत में मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए गए गारंटी हैं। संविधान में मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी किस भाग में मिलती है? तो भाग 3 में। और भारत के नागरिक कुल मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं कितने? तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत की संसद। और देखिए किसी संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की क्षमता है? तो संसद को है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 18, 21 और 25 में से न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों, न्यायिक सक्रियता जो है ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलन करना है। इसमें विभिन्न लेख और उनका अर्थ जो है ये आपको दिखाना है, प्रदर्शित करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अपने शरीर को प्रस्तुत करना इसका अर्थ होता है। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण सूचित करना होता है। और अधिकार परीक्षा कि किस अधिकार से कोई भी लोक प्राधिकारी किसी पद को धारित किए हुए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में सही क्या है आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है मौलिक अधिकारों को, और उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक और अभिभावक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में क्या क्या आते हैं आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 21 अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसके अंतर्गत देखिए आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्यात यानी प्रसिद्ध का अधिकार और शुद्ध पेयजल का अधिकार, ये सभी अधिकार शामिल हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्व क्षमा और अधिकार परीक्षा में से कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल नहीं है? तो आप जान लीजिए, सर्व क्षमा दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल नहीं है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के आदेश या लेख या रिट जारी करने का अधिकार है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 20 में है। अगला प्रश्न है कि किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आप जान लीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसे दी थी? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है कि वह मौलिक अधिकार जो बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। तो उत्तर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। और संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में ये शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम यानी बेगार आदि को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि जो खतरनाक क्षेत्र हैं उनमें नियोजन या बाल श्रम या बाल मजदूरी को निषिद्ध करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में नहीं छीना जा सकता है? तो जीवन का अधिकार और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये जो है ये दोस्तों आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता है। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा भारत में रह रहा ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वह मौलिक अधिकार जिसे संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 को। दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती हैं? तो ये हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है? तो ये अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ये जो 5 अनुच्छेद हैं 14, 15, 16, 17, 18, इसके अंतर्गत भारत के संविधान में समानता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, टैक्स लगाना या राजकीय निधि का किसी धर्म के प्रोत्साहन या अनुरक्षण में उपयोग करना और धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों को व्यवहृत करना, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। और दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये है
अनुच्छेद जो संशोधन है संविधान संशोधन 44वां और 1978 के द्वारा। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक वैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? तो ये है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार क्या नहीं है? तो संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार। हालांकि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकलने के बाद किस रूप में है? तो ये एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में, कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में है संपत्ति का अधिकार। भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार क्या नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना के अधिकार के विषय में क्या सही है? तो सही उत्तर है सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ये एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। और आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा के बाद मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन कौन से दो अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित अधिकार कौन से हैं? तो ये हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैटिन शब्द मैंडेमस यानी परमादेश का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। दोस्तों, परमादेश रिट जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन करने के लिए जारी किया जाता है और इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं? तो परमादेश का अर्थ है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट कौन जारी कर सकता है? तो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख कौन सा है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें दोस्तों ये रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध कौन रोपित कर सकता है? तो ये संसद है। और देखिए, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न है तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में आना चाहिए? तो याद रखिएगा, ये जवाब दोस्तों 48 घंटे के अंतर्गत आना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान मान्यता देता है किसे? तो ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। और याद रखिएगा, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। और अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित किया गया है।
लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा किसकी प्रत्याभूति नहीं दी गई है? तो 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की प्रत्याभूति नहीं दी गई है। तो दोस्तों अब जान लीजिए कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 क या 21A। इसके द्वारा दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और इस प्रकार ये जो अधिकार हैं, चाहे समानता का अधिकार हो, 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षा का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन सभी अधिकारों की प्रत्याभूति संविधान द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्नों पर। मौलिक अधिकारों के बाद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है और संविधान के किस भाग से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, इसकी पूर्ति मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों से होती है। और आप जान लीजिए कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे उद्देश्य और लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। और संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जो समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य है, उसकी पूर्ति दोस्तों मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों से होती है। और ये आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार को लागू करने का प्रयास करे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो याद रखिएगा, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 यानी 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस भाग में अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को राज्य का नीति निर्देशक तत्व बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता है, यानी ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला क्या था? तो ये था चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद था। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। ये 1951 का मामला है। ये विवाद अनुच्छेद 37 को लेकर हुआ। इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी कोई विधि बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और इस विवाद ने न्यायालय ने मूल अधिकारों को वरीयता दिया और इसमें कहा गया कि निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक के रूप में रहेंगे, लेकिन इनके बीच कोई टकराव उत्पन्न होने पर मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो इसी के प्रत्युत्तर में संसद ने पहला यानी 1951 का, चौथा यानी 1955 और 17वां संशोधन अधिनियम 1964 पारित किया गया और इसके माध्यम से कुछ निर्देशक तत्वों को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो आप जान लीजिए, अछूत प्रथा की समाप्ति। अछूत प्रथा की समाप्ति ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल न होकर ये दोस्तों मूल अधिकारों में शामिल हैं और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत के विरुद्ध जो है अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता ये
दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में नहीं बल्कि अनुच्छेद 25 के तहत ये मूल अधिकार में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों देखिए, एक समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है और इसमें समाजवादी, गांधीवादी विचार और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो याद रखिएगा, ये सरकार के लिए ये जो हैं सकारात्मक निर्देश हैं और इनके माध्यम से राज्यों को लोकहित और जन कल्याण के कार्यों की स्थापना के लिए निर्देश प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो ये है मतदाता। अगला प्रश्न है, किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया था जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों के.टी. शाह का कथन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, ये कथन के.टी. शाह का है। और देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने का जो है किस देश का प्रभाव पड़ा था? तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से जो है ग्रहण किए गए हैं और आयरलैंड का प्रभाव पड़ा था नीति निर्देशक तत्वों पर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में सही क्या है? तो ये न्याय योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार न्याय योग्य या वाद योग्य हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ पर है? तो संविधान के भाग 4 में दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है विचारक और नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार। तो के.एम. पडिक्कर ने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा दी है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र, बी.एन. राव ने नैतिक उपदेश और आइवर जेनिंग्स ने इसे पूर्ण आकांक्षा कहा है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऑस्टिन का कहना है कि इनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है। के.टी. शाह कहते हैं ऐसा चेक है जिसे बैंक सुविधानुसार भुनाएगा। और जी.एन. जोशी का कहना है कि नैतिक आर्थिक सिद्धांत हैं जो कानून की शक्ति से हीन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो ये समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में। और दोस्तों अनुच्छेद 51 आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको स्पष्ट होगा कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करने का जो है उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है? तो ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों ये उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप जान लीजिए, देश में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश देते हैं किसको? तो ये राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों में वो उद्देश्य और लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में जो लोक हितकारी राज्य, समाजवादी राज्य की स्थापना का आदर्श जो दिया गया है वो तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष और नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और मातृत्व सुरक्षा, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? तो सही उत्तर है, मूल भारतीय संविधान में कुल 14 नीति निर्देशक तत्व थे। लेकिन आप जान लीजिए कि
इसमें जो है अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और 43 ख, अनुच्छेद 48 का बाद में जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या 18 हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व संविधान में दिए गए हैं कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में क्या चीज़ें सही हैं? तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते और राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता? तो अनुच्छेद 37 में। और आप देख सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 37 जो है इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्यों को इन तत्वों का विधि बनाने में जो है पालन करना उनका कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में किस शीर्षक में मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो याद रखिएगा, आर्थिक प्रजातंत्र यानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला प्रश्न है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया? निःशुल्क कानूनी सहायता। दोस्तों आप जान लीजिए कि निःशुल्क कानूनी सहायता जो है इसका विचार जो है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में जो कथन सही हैं, देखिए इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है और राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः नहीं लागू करना होता है। नीति निर्देशक तत्वों के बाद आइए दोस्तों मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों आपके लिए है प्रश्न कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान कहाँ हैं? तो संविधान के भाग 4 क में। दोस्तों संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो भाग 4 क में। भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य निहित हैं, तो संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान पाए जाते हैं किसमें? तो समवर्ती सूची में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और अनुच्छेद 51A यानी मूल कर्तव्यों में, इन सभी में वन और पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में प्रावधान निहित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 क के खंड 6 में वर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव क्या है? तो ये संस्कृति, भाषा और साहित्य दोस्तों ये मिश्रित संस्कृति की नींव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा को समर्पित करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। दोस्तों ये सभी जो है संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं। भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है। याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं ये नागरिकों को दिए गए हैं। आप जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई है और इसके द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो इस तरह से अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं।
एक वाद है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, कौन सा वाद है? तो राम शरण वाद दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये वाद 1988 का है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जन निर्वाचन में मतदान करना दोस्तों, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। आप जान लीजिए कि लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, आदर, सम्मान और जन निर्वाचन, जन संपत्ति का संरक्षण, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये सभी आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, लोक निर्वाचन में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये प्रावधान कहाँ पे है? तो ये मूल कर्तव्यों में है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है शामिल करने की संस्तुति की गई थी। और देखिए अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। और अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है और ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और संघ क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।